Hello, this is Chandrasekhar Sen from Government Polytechnic College अजमेर। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम इल्यूमिनेशन से संबंधित कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड टर्म्स है, कुछ इल्यूमिनेशन की डेफिनेशंस हैं और इल्यूमिनेशंस के लॉज हैं। इनके बारे में हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इल्यूमिनेशन बेसिक एंड स्कीम। इल्यूमिनेशन को अगर हम सिंपल वे में समझना चाहें तो किसी भी प्रकाश स्रोत द्वारा निकलने वाली रोशनी इल्यूमिनेशन कहलाती है। कोई भी लाइटिंग सोर्सेज है, जैसे बल्ब हुआ या और भी कोई लाइटिंग सोर्सेज है, उससे जो रोशनी निकलती है वो इल्यूमिनेशन कहलाती है। अब इसके इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो लाइट पर ही डिपेंड है, क्योंकि हमें बिना प्रकाश के कुछ भी नहीं दिख सकता। हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो लाइट पर डिपेंड होती है। और नेचुरल रूप में देखा जाए, नेचुरल सोर्स जो लाइट का है वो सन है, सूरज है। सूरज के द्वारा हमें नेचुरल लाइटिंग सुबह से शाम तक मिलती है। लेकिन उसके अलावा भी हमें एक आर्टिफिशियल लाइटिंग की आवश्यकता होती है, जो हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आर्टिफिशियल जो लाइटिंग होती है वो हमें जनरली इलेक्ट्रिकल लैम्प से मिलती है। मैकेनिकल लैम्प भी पहले डिज़ाइन किए गए थे, लेकिन उनकी एफिशिएंसी चूँकि बहुत कम होती है, इसलिए जनरली क्या है कि मोस्टली हम ये 100% इलेक्ट्रिकल लाइटिंग का ही हम आज के समय यूज़ करते हैं। और ये जो लाइटिंग होती है इलेक्ट्रिकली, ये डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए काम आती है, एडवर्टाइजिंग में काम आती है, ट्रैफिक कंट्रोल में, मेडिकल फील्ड में, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा, ये लाइटिंग काम आती है। और घर में तो काम आती ही है, ठीक है। तो ये लाइटिंग हमारे बहुत काम आती है। अब इलेक्ट्रिकल लाइटिंग का हम क्यों यूज़ करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल लाइटिंग हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। इसके जो मुख्य फ़ायदे हैं, मुख्य एडवांटेज है वो क्या है? सबसे पहला जो मुख्य इसका एडवांटेज है वो ये है कि क्लीननेस। नंबर 1 है क्लीननेस, कि इलेक्ट्रिकल लाइटिंग जब होती है या करते हैं हम यूज़ में, तो इसमें क्लीननेस है, सफाई बिल्कुल, ये इसमें किसी तरह की गंदगी नहीं होती है, साफ लाइट है। दूसरा, इजी टू कंट्रोल। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और लाइट को कंट्रोल करना बहुत इजी है, क्योंकि एक स्विच के द्वारा हम इसको ऑन कर सकते हैं और एक स्विच के द्वारा हम इसको ऑफ कर सकते हैं। तो इसको ऑन करना, ऑफ करना बहुत इजी है विद द हेल्प ऑफ स्विच, सो इट इज़ इजी टू कंट्रोल। नंबर 3 इज़ इकोनॉमिकल। इनकी जो जनरली रेट है वो ऐसी है जो कि बहुत इकोनॉमिक है। इस रेट में बहुत अच्छी लाइटिंग हमें मिलती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल लाइटिंग वो इकोनॉमिकल भी होती है एंड इजी टू हैंडल। इसको हैंडल करना भी बहुत इजी है। 5वां नंबर है स्टेडी आउटपुट। और इसका जो आउटपुट हमें लगातार सेम मिलता है। हमें वोल्टेज अगर सही आ रहा है तो इसका आउटपुट भी हमें लगभग सेम मिलता है। नंबर 6 पे आता है बेटर रिलायबिलिटी। तो इलेक्ट्रिकल जो लाइटिंग है उसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रिलायबल लाइट है। अगर हम एक बार इसको यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी समय तक चलती है, बिना ख़राब हुए, ठीक है। इसलिए रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। 7 नंबर है सूटेबल फॉर द ऑलमोस्ट ऑल पर्पज़। और ये लगभग सभी पर्पज़ में हम लाइटिंग का यूज़ करते हैं। सभी, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे कहीं पर भी हो, हम इलेक्ट्रिकल लाइटिंग का जनरली यूज़ करते हैं और सभी जगह पर ये सूटेबल है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल लाइटिंग है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन आई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो नेचुरल लाइट है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर होते हैं, और हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। किसी की वेवलेंथ कम होती है, किसी की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो द एवरेज ह्यूमन आई इज़ मोर सेंसिटिव। तो जो एवरेज ह्यूमन आई है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है 5500 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग लेंथ, वेवलेंथ के लिए। तो इस जो वेवलेंथ है इस पर जो हमारी आईज़ है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि देखिए ग्राफ है, इसके अंदर आप देखें, दिस इज नोन एज द रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी फैक्टर। तो इसमें देखा होगा कि 5500 डिग्री पर हमारी जो ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी है वो मैक्सिमम है, ठीक है।
अब देखिए इस जो टॉपिक में मैं जो टर्म्स कवर करने वाला हूँ वो कुछ ये टर्म्स हैं, जैसे लाइट, नंबर सेकंड पे ल्यूमिनस फ्लक्स, नंबर थर्ड पर है ल्यूमन, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन, कैंडल पावर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी रिडक्शन फैक्टर, ग्लेयर एंड लैम्प एफिशिएंसी। तो इन टर्म्स के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है लाइट। व्हाट इज लाइट? द पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी। किसी भी हॉट बॉडी या से निकलने वाली जो रेडिएंट एनर्जी है उसका जो पार्ट है वो एक तरह का लाइट कहलाता है, विच प्रोड्यूस ए विजुअल सेंसलेशन, जो कि प्रोड्यूस करता है एक तरह का विजुअल सेंसलेशन। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर मान लो कोई आयरन का पीस है, हम उसको बहुत गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो वो लाल रंग का दिखाई देता है, तो उसमें से एक रोशनी भी निकलती है जिसकी सहायता से हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं। तो एक तरह का कहने का मतलब ये है कि कोई भी हॉट बॉडी, ऐसी गर्म बॉडी जो गर्म हो रही है, उससे रेडिएंट एनर्जी निकल रही है और वो कुछ इस तरह की एनर्जी निकाल रही है जो विजुअल सेंसेशन देती है ह्यूमन आई को, तो वो लाइट कहलाती है, जिसकी सहायता से हम कुछ देख सकते हैं। तो लाइट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से, ल्यूमन फ्लक्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड। ये बहुत इजी है कि एक सेकंड में निकलने वाली जो रेडिएंट एनर्जी की क्वांटिटी है वो कहलाती है ल्यूमन फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स बंचेस ऑफ लाइटिंग, कितनी लाइट का जो बंच है वो एक तरह का फ्लक्स कहलाता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल सेंसलेशन फ्रॉम ए ल्यूमिनस बॉडी इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स। ये इसकी डेफिनेशन है। और ल्यूमिनस फ्लक्स को हम फाई के द्वारा डिनोट करते हैं एंड मेजर इन ल्यूमन्स, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ल्यूमन। तो ये ल्यूमिनस फ्लक्स की डेफिनेशन है। इस तरह से देखिए, ये कोई हॉट बॉडी है या कोई बल्ब है, ठीक है, जिससे कि हर सेकंड में पर सेकंड में जितनी रेडिएशन निकल रही है ये इसकी ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाती है, और इसकी जो यूनिट है वो ल्यूमन है। इसको हम लिखते हैं एल एम, भी दिख रहा है ना, ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, एल एम इसके द्वारा लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ल्यूमन की। तो इस यूनिट की क्या डेफिनेशन है? इट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ल्यूमन क्या चीज़ है? इट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है। वन ल्यूमन का जो डेफिनेशन वो ये है, एज द ल्यूमिनस फ्लक्स एमिटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल। एक यूनिट सॉलिड एंगल से निकलने वाला जो ल्यूमिनस फ्लक्स है वो ल्यूमन कहलाता है। वन ल्यूमन कहलाता है। फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ वन कैंडल पावर। अगर कोई वन कैंडल पावर का सोर्स है, उसके एक यूनिट सॉलिड एंगल से जितनी भी ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रही है वो उसकी ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाती है। कहने का मतलब है, जैसे एक बल्ब लिया, वो उसकी जो कैपेसिटी है वो है वन कैंडल पावर, वो वन कैंडल पावर की एनर्जी निकाल सकता है, रेडिएशन निकाल सकता है। उसके एक यूनिट सॉलिड एंगल से, वन यूनिट सॉलिड एंगल से जितनी भी फ्लक्स निकलने की वो उसकी ल्यूमन कहलाएगी, यानी कि वन ल्यूमन कहलाएगी। इस तरह से देखिए, ये प्लेन एंगल है, जैसा कि हम जनरली कॉपी में बनाते हैं, तो ये प्लेन एंगल कहलाता है। प्लेन एंगल की डेफिनेशन ये देखिए, ये जो दिखा रखा है ये आर इसकी रेडियस है और ये कर्व है, इसकी लेंथ एल यहाँ मान बना रखी है, और दोनों के बीच में और इसके बीच में जो एंगल है वो ये थीटा बता रखा है। तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्या है? द एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट बाय टू कन्वर्जिंग लाइन्स लाइंग इन अ सेम प्लेन इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो जैसा हम अपनी कॉपी में 30 डिग्री का, 75 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वो सेम इसी तरह से बनाते हैं हम, तो वो कहलाता है प्लेन एंगल, यानी प्लेन पे बनाया हुआ जो एंगल है वो कहलाता है प्लेन एंगल। एंड इट इज़ मेजर इन रेडियन, और इसकी जो यूनिट होती है वो हम रेडियन या डिग्री लेते हैं। एंड इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क टू इट्स रेडियस, और इसका जो रेशियो होता है वो जनरली इस तरह से दिखा रखा है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियन। आर्क को हमने एल बता रखा है और रेडियन को हमने आर बता रखा है, रेडियस को हमने आर बता रखा है। तो एल अपॉन आर रेडियन, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सॉलिड एंगल। ये रेडियन का देखिए वापस दिखा रखा है किस तरह से रेडियन है। यहाँ वन रेडियन का मतलब है इसकी जो रेडियस है और इसकी जो आर्क की लेंथ है वो दोनों इक्वल है। तो जब एल अपॉन आर, एल और आर दोनों इक्वल होंगे तो वो कहलाएगा वन रेडियन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वन रेडियन, व्हेन द रेडियस ऑफ द आर्क, रेडियस एंड आर्क इज द सेम लेंथ। जब रेडियस और आर्क की लेंथ बिल्कुल सेम हो तो वो वन रेडियन कहलाता है। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। तो देखिए यहाँ पर एक स्फीयर दिखा रखा है, एक गोला दिखा रखा है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। इस सेंटर से जो उसकी सरफेस तक
एक कोन दिखा रखा है, ठीक है, सॉलिड कोन है, तो ये जो एंगल सस्टेन करता है यहाँ ओमेगा, ठीक है, ये कहलाता है सॉलिड एंगल, ठीक है। इसकी रेडियस आर है और ये जो सरफेस ऊपर कवर कर रखा है उस सरफेस को हमने ए का नाम दिया है, तो ये कहलाता है सॉलिड एंगल। तो इसकी डेफिनेशन है कि द एंगल सबटेंडेड बाय द पार्शियल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। इसके सेंटर से सरफेस तक का जो एक कोन बनाया है या जो सरफेस इसका जो एरिया है ये कहलाता है सॉलिड एंगल। और इसका जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। प्लेन एंगल का था रेडियन, सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो होता है स्टेरेडियन, एंड इक्वल टू द रेशो ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, ओमेगा। ओमेगा यानी कि जो एंगल है एरिया ऑफ द सरफेस अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो एरिया को हमने ए का नाम दे दिया और जो रेडियस का स्क्वायर है वो आर स्क्वायर, तो ए अपॉन आर स्क्वायर इज कॉल्ड ओमेगा, ठीक है। और उसका जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। तो ये सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है। तो ये कुछ डेफिनेशंस मैं बता रहा हूँ, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है और सब्जेक्टिव में कम से कम 2 या 3 डेफिनेशन ज़रूर आती है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से आप देखिए। देखिए इस तरह से सॉलिड एंगल को दिखा रखा है, ये स्फीयर्स है, इसमें इस तरह से सॉलिड एंगल काटेंगे तो ये कुछ इसका 3D व्यू हमने दिखा रखा है। स्टेरेडियन ये देखिए, ठीक है, ये देखिए एक कैंडल 1 कैंडल पावर की यहाँ पर एक सोर्स दे रखा है, ठीक है। और उस सोर्स से जो 1 मीटर की डिस्टेंस पर ये देखिए इस तरह से ये दिखा रखा है 1 मीटर, ये जो सॉलिड एंगल यहाँ काट रखा है, ठीक है। अब आप देखिए कैंडल पावर। व्हाट इज कैंडल पावर? द लाइटिंग रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सोर्स। किसी भी सोर्स की जो रेडिएटिंग कैपेसिटी है, लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी है, वो उसका कैंडल पावर कहलाता है, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स कैंडल पावर। तो द नंबर ऑफ ल्यूमन गिवन आउट बाय अ सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो जैसा पहले बताया मैंने कि एक यूनिट सॉलिड एंगल से जितनी भी ल्यूमन्स, यानी ल्यूमन्स का मतलब है ल्यूमिनस फ्लक्स निकलता है, उसे हम कैंडल पावर कहते हैं। इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में, इज कॉल्ड द कैंडल पावर। और इसको हम शॉर्ट में C.P, C का मतलब कैंडल, P का मतलब पावर, कैंडल पावर इस तरह से बोल सकते हैं। द टोटल फ्लक्स एमिटेड इज इक्वल टू कैंडल पावर इंटू सॉलिड एंगल। तो कैंडल पावर और सॉलिड एंगल को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो हमें टोटल फ्लक्स कितना एमिट हुआ है, कितना टोटल फ्लक्स निकला है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाती है। तो ये कहलाता है कैंडल पावर, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज द ल्यूमिनस फ्लक्स एमिटेड बाय अ सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इज इन दैट डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि जैसा पहले मैंने बताया कि किसी भी सोर्स द्वारा जो लाइटिंग निकलती है किसी यूनिट सॉलिड एंगल में से पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाती है। तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो निकलने वाली रेडिएशन है, ठीक है, यूनिट सॉलिड एंगल के द्वारा, तो वो कहलाती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम I से डिनोट करते हैं, एंड इट्स यूनिट इज कैंडला। इसकी यूनिट होती है वो कैंडला या कैंडल पावर भी इसको हम कहते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ सोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, वो कहलाती है फ्लक्स अपॉन सॉलिड एंगल का जो सोर्स फॉर्मूला होता है, तो I इज इक्वल टू फाई अपॉन ओमेगा होता है। तो इसको एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, कि किसी भी सॉलिड एंगल, यूनिट सॉलिड एंगल द्वारा जो निकलने वाला ल्यूमिनस फ्लक्स है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाती है। कितना तीक्ष्ण, कितनी तीव्रता है उसके अंदर, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, तो एक लाइटिंग सोर्स है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो लाइट एमिट कर रहा है, लाइट निकाल रहा है, वो उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाती है, ठीक है। रिडक्शन फैक्टर। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन का मतलब है कम। रिडक्शन का मतलब क्या है? कम होना। तो रिडक्शन फैक्टर है, द रिडक्शन फैक्टर ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इज द रेशो ऑफ द मीन स्फेरिकल कैंडल पावर टू इट्स मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। इसको देखो, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में समझाऊंगा कि रिडक्शन का मतलब है कि हमने कोई लाइटिंग सोर्स को ऑन किया, ठीक है, तो उससे कितना प्रकाश निकलना चाहिए
किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और कितना प्रकाश कम निकल रहा है, वो रिडक्शन हो गया। प्रकाश का जो रिडक्शन हुआ वो किस वजह से हुआ, तो उसका एक फैक्टर है, वो रिडक्शन फैक्टर कहलाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा, रिडक्शन फैक्टर इज इक्वल टू MSCP अपॉन MHCP। तो MSCP और MHCP क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे। तो MSCP यानी कि मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर का मतलब है द एवरेज वैल्यू ऑफ कैंडल पावर ऑफ अ लाइट सोर्स इन ऑल डायरेक्शन इन अ हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, थ्रू द सोर्स, किसी भी सोर्स के द्वारा जो प्रकाश निकलता है, तो हॉरिजेंटल में उसका कितना प्रकाश निकल रहा है, हॉरिजेंटल में उसका कितना प्रकाश निकल रहा है, वो उसका मेन हॉरिजेंटल कैंडल पावर कहलाता है। ठीक है, उसका जो मीन है उसका वो कहलाता है। और अब आए मेन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो मेन स्फेरिकल कैंडल पावर अ यूनिट ऑफ मेजर दैट रिप्रेजेंट द एवरेज आउटपुट ऑफ अ लाइट सोर्स मेजर इन ऑल डायरेक्शन। तो देखिए मीन स्फेरिकल मतलब है कोई भी लाइटिंग सोर्स है उसका जो कैंडल पावर, उसका जो ल्यूमिनस है, उसकी जो है वो चारों दिशाओं में कितनी फैल रही है। तो उसमें देखिए 360 डिग्री था, और जो ऊपर हमने पढ़ा था MHCP वो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में जो प्रकाश फैलेगा वो कम होगा, और 360 डिग्री में जो प्रकाश फैलेगा चारों तरफ वो ज़्यादा होगा, और इन दोनों का रेशियो है वो कहलाता है रिडक्शन फैक्टर। तो ये 3 डेफिनेशन रिडक्शन फैक्टर की, MSCP की और MHCP की। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये। अब बात करते हैं इल्यूमिनेशन। तो जैसा कि मैंने बताया, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, जब भी किसी सरफेस पे लाइट गिरती है इट बिकम्स विजिबल, तो वो दिखने लग जाती है सरफेस, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इल्यूमिनेशन। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द इल्यूमिनेशन फ्लक्स फॉलिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया। तो किसी एक यूनिट एरिया पर जितनी भी प्रकाश गिरती है, जितने भी प्रकाश गिरता है उसको हम इल्यूमिनेशन कहते हैं, और उसको हम ई से डिनोट करते हैं। देखिए ध्यान रखिए, वो पहले हमने पढ़ा था इंटेंसिटी आई से डिनोट करते हैं, और ल्यूमिनेशन को हम ई से डिनोट करते हैं। एंड मेजर इन ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर और मीटर कैंडल, ये इसका यूनिट है। तो E इज इक्वल टू 5 अपॉन ए। तो 5 का मतलब है ल्यूमिनस फ्लक्स और ए का मतलब है एरिया। तो पर्टिकुलर किसी एरिया में कितना ल्यूमिनस फ्लक्स गिरता है वो उसका ल्यूमिनेशन कहलाता है, और इसका जो यूनिट है वो है लक्स, LUX, लक्स। देखिए लक्स को यहाँ दिखा रखा है कि क्या होता है कि 1 मीटर कैंडल और लक्स इज डिफाइंड। 1 मीटर कैंडल और लक्स को किस तरह डिफाइन कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है ये कि ल्यूमिनेशन प्रोड्यूस बाय यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर। एक कैंडल पावर का कोई सोर्स है, उसके द्वारा कोई यूनिफॉर्म, चारों तरफ यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस किया गया है ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। अगर 1 मीटर रेडियस का कोई स्फेयर है, उसके अंदर हमने कोई सोर्स रखा है और उसके अंदर चारों तरफ कितना उसका प्रकाश फैला है, वो उसका लक्स कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ तक बता सकते हैं कि 1 मीटर कैंडल पावर और लक्स इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनेशन प्रोड्यूस बाय ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर। एक कैंडल पावर द्वारा कितना चारों तरफ यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस किया गया है। ग्लेयर, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहे तो हम कह सकते हैं ग्लेयर का मतलब चमक। ठीक है, कभी कभी हमने देखा होगा कि जब हम कभी अपने रोड पर व्हीकल पे जब जाते हैं तो अचानक हमारे सामने कोई व्हीकल या ट्रक आता है तो उसकी रोशनी हमारे आंखों में चुंधिया जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि आंखें हम बंद कर लें। इसी तरह हम सूर्य के सामने जब आंखें खोलते हैं तो उसको देख नहीं पाते हैं क्योंकि एकदम से आंखों में तेज प्रकाश जाता है। तो एक तरह का ये ग्लेयर कहलाता है। अब इसको हम इस तरह समझेंगे, इन द ह्यूमन आई, किसी भी जो ह्यूमन आई में द ओपनिंग ऑफ पीपल इज कंट्रोलिंग बाय इट्स आइरस। हमारी जो आंखों की पुतलियां हैं वो उसको कंट्रोल करने की चीज़ कंट्रोल किसके द्वारा होती है, वो आइरस के द्वारा होती है, विच डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई। और आइरस का जो कंट्रोल है वो डिपेंड करता है कि हमारी आंखों के अंदर कितना प्रकाश आ रहा है। ठीक है, इफ द आई इज एक्सपोज टू वेरी ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट, अगर एकदम बहुत तीव्र प्रकाश के सामने हमारी आंखें खुलती है तो द pupil of the eye contract automatically in order to reduce the amount of light emitting and prevent damage of retina। तो जैसे ही हमारी आंखों के सामने
कोई तीव्र प्रकाश आता है तो हमारा जो आइरस है वो कंट्रोल करके हमारी पुतलियों को बंद कर देता है और बहुत कम अमाउंट की जो रोशनी है वो हमारी आंखों में गिरती है, जिससे हमारा रेटिना डैमेज होने से बच जाता है। तो दिस इफेक्ट, ये इफेक्ट जो कहलाता है वो ग्लेयर कहलाता है। ठीक है, तो ग्लेयर को हम डिफाइन करते हैं। ग्लेयर इज द डेफिनेशन एज द ब्राइटनेस विद इन द फील्ड ऑफ विजन of such a character so as to cause discomfort and interference in vision, जिससे कि हमारी विजन के अंदर इंटरफेरेंस और डिस्कम्फर्ट आता है, उस कारण को हम ग्लेयर कहते हैं। इस तरह से देखिए, ये जैसे सूरज का प्रकाश आंखों में आता है तो हम अपने हाथ को आगे कर लेते हैं या अपनी पुतलियों को बंद कर लेते हैं जब हम गाड़ी चलाते हैं, या ये सामने जो 2 टॉर्च दे रखी है उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा है कि आंखों में एक तरह सा ग्लेयर आता है, इसको हम ग्लेयर कहते हैं। लैम्प की एफिशिएंसी, इट इज़ द डिफाइंड एज द विजिबल रेडिएशन एमिटेड बाय इट इन ल्यूमन पर वाट। तो ये इसकी एफिशिएंसी कहलाती है कि द विजिबल रेडिएशन एमिटेड बाय इन ल्यूमन पर वाट, एक पर वाट ल्यूमन से जितनी विजिबल रेडिएशन एमिटेड है वो कहलाती है इसकी ल्यूमन एफिशिएंसी। यूजुअली क्या होता है कि द लाइट सोर्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी ओनली इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, द रेडिएंट एनर्जी आल्सो अकम्पनीज विद द इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कहने का मतलब है कि जो लाइटिंग सोर्स है हमेशा विजिबल न केवल विजिबल स्पेक्ट्रम ही देता है बल्कि साथ में वो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी निकालता है। जैसे सनलाइट प्रोड्यूस मेजॉरिटी ऑफ रेडिएशन इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, तो जो सनलाइट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। द टंगस्टन लैम्प प्रोड्यूस स्मॉल रेडिएशन सो इट्स एफिशिएंसी इज़ वेरी पुअर। तो जो टंगस्टन लैम्प है, घर में जो लगने वाला लैम्प है, वो प्रोड्यूस करता है बहुत स्मॉल रेडिएशन, बहुत कम रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। रिफ्लेक्शन फैक्टर, अब देखिए रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है। होल ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नॉट रिफ्लेक्टेड। तो जैसा कि हम देखते हैं कि किसी भी सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट गिरती है, तो सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, उसका कुछ जो पोर्शन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस के द्वारा। तो वो जो रिफ्लेक्शन में कमी आती है वो रिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाता है। तो द रेशो ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन फैक्टर, कि कितनी रोशनी सरफेस पे गिरी थी और उसमें से कितनी रोशनी रिफ्लेक्ट हो गई है, उन दोनों का जो रेशो है वो रिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाता है। तो इस तरह से अभी तक हमने जो इसकी टर्म्स उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। तो जनरली लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन है वो 2 तरह के नियम हैं, एक है इनवर्स स्क्वायर लॉ और दूसरा है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ एक दिखा रखा है, एक सोर्स है, एस सोर्स है, उससे प्रकाश निकल रहा है और कोई स्फेयर दिखा रखा है जिसका एरिया है 4πr²। तो इसके अंदर देखिए कि जब प्रकाश का सोर्स r डिस्टेंस पे गया और कोई पर्टिकुलर एरिया है a, देखिए फर्स्ट ये दिखा रखा फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी हम मान लेते हैं I है, ठीक है। सोर्स से डिस्टेंस r है और एरिया हमारा a है और इंटेंसिटी यहाँ पर हमारी I है। अब जब डिस्टेंस को मैंने 2r कर दिया, यहाँ सेकंड नंबर पे जब डिस्टेंस को मैंने 2r कर दिया तो एरिया मेरा 4 टाइम्स बढ़ गया। देखिए 4 एरिया आ गया, तो एरिया मेरा 4 टाइम्स बढ़ गया, तो इंटेंसिटी मेरी 4 टाइम्स कम हो गई। ठीक है, अब थर्ड केस में हम देखेंगे कि रेडियस डिस्टेंस है मेरी 3 गुना कर दी मैंने, जो उसका रेडियस है वो मैंने 3 टाइम्स कर दी, तो मेरा एरिया है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया और इंटेंसिटी है वो 9 टाइम डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, जैसे जैसे किसी सोर्स से हम दूरी पर जाते हैं, तो उसकी जो इंटेंसिटी है उसी के स्क्वायर में कम हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट लॉ है, इसको हम आगे देखेंगे इस तरह से। ये देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट स्टेट दैट द इल्यूमिनेशन ऑफ द सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम सोर्स। तो जैसे जैसे सोर्स से डिस्टेंस d1, d2, d3 बढ़ती जाएगी तो उसके स्क्वायर के विलोमानुपाती E होता है। तो इसमें हम 2 तरह के नियम पढ़ लेते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी जो इल्यूमिनेशन है वो इंटेंसिटी I के तो प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो उन दोनों नियम को बनाकर एक नियम बन जाता है कि E इज प्रोपोर्शनल टू I अपॉन डी स्क्वायर। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। तो सेकेंड लॉ को मैं पहले समझाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो पैरेलल लाइन्स हैं वो लाइट की लाइन्स हैं। तो हमने देखा कि जब किसी सरफेस पर जो कि नॉर्मल यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है किसी लाइटिंग सोर्स के सामने, तो उस पर मैक्सिमम प्रकाश गिरता है। लेकिन जैसे जैसे किसी एंगल से वो जो सरफेस है वो टिल्ट होती है, जैसे सेकंड दिखा रखा है यहाँ देखिए, यहाँ पर ये थीटा एंगल से धीरे धीरे टिल्ट हो रही है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे ये किसी एंगल से टिल्ट होती है, इस पर जो इल्यूमिनेशन है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो ये नियम यही कहता है कि दिस लॉ स्टेट दैट द इल्यूमिनेशन ऑन एनी सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फ्लक्स एंड परपेंडिकुलर ऑफ एरिया। ठीक है, तो जैसे जैसे कोई एरिया है, कोई सरफेस एरिया है, वो टिल्ट होता जाएगा, तो उसके प्रोपोर्शनल, उसके कोसाइन थीटा के प्रोपोर्शनल ई की वैल्यू होगी, यानी ई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इसका दूसरा लॉ है। तो इस तरह से हमने आज इसकी अलग अलग डेफिनेशंस टर्म्स की पढ़ी, और जो इल्यूमिनेशन के दो नियम हैं शॉर्ट में उसको हमने देखा। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा। आप इसे अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि इसकी डेफिनेशंस एग्ज़ाम में ज़रूर आती है, और न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव में भी इसके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।